नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शायद जिंदगी के सबसे गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। मैं कौन हूँ? बिल्कुल, एक सवाल जो हम सब कभी न कभी सोचते जरूर हैं। हाँ, और इसके लिए हमने ब्रह्मा कुमारीज के 7 दिवसीय राजयोग कोर्स के पहले दिन की जो सामग्री है उसे आधार बनाया है। मजे की बात यह है कि पहले दिन का टाइटल ही है मैं कौन हूँ। जी, ये कोर्स असल में खुद को जानने और कह सकते हैं अपनी अंदरूनी शक्तियों को जगाने की एक यात्रा जैसा है। पहला कदम। शुरू करने से पहले ये ब्रह्मा कुमारीज जिनके कोर्स का जिक्र हम कर रहे हैं, थोड़ा सा इनके बारे में भी बता दें जो हमें सोर्स से पता चला है। हाँ, सोर्स बताता है कि ये एक आध्यात्मिक संस्था है। 1936 में हैदराबाद सिंध में इसकी स्थापना हुई थी और मान्यता है कि परमात्मा ने दादा लेखराज, जिन्हें बाद में ब्रह्मा बाबा कहा गया, उनके जरिए ये ज्ञान दिया और इस संस्था की नींव रखी। अच्छा। इसे एक तरह का विश्वविद्यालय माना जाता है, जीवन, ज्ञान, पवित्रता, शांति का, जहां राजयोग ध्यान सिखाया जाता है। और एक खास बात जो सोर्स में लिखी है, ये ज्ञान बिल्कुल फ्री दिया जाता है, कोई फीस नहीं। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण है। तो लौटते हैं आज के मुख्य सवाल पर, मैं कौन हूँ? हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, ये मैं फलाने की माँ हूँ, मैं लंबी हूँ या गोरी हूँ। बिल्कुल, अपनी पहचान हम अपने काम, पद, रिश्ते या शरीर से जोड़ लेते हैं। लेकिन सोर्स कहता है कि ये सब तो अस्थायी है, बदलता रहता है। सही बात है। शरीर बदलता है, पद बदलते हैं, भूमिकाएं बदलती हैं। तो फिर सवाल ये है कि इन सब के पीछे वो असली मैं कौन है जो स्थायी है? सोर्स जिसे आत्मा कह रहा है वो असल में है क्या? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं आज। हाँ, इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सोर्स में जो पहली और शायद सबसे अहम बात कही गई है वो क्या है? वो ये है कि हम ये जो दिखने वाला शरीर है, ये नहीं है, बल्कि इसके अंदर रहने वाली एक चेतन शक्ति है, जिसे आत्मा कहा गया है। अच्छा, मतलब शरीर अलग और मैं अलग। बिल्कुल। सोर्स कहता है शरीर जन्म लेता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब अवस्थाएं आती हैं और आखिर में शरीर खत्म हो जाता है। लेकिन आत्मा, वो अजर है, अमर है, अविनाशी, उसका कभी नाश नहीं होता। जैसे कपड़े बदलते हैं। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है सोर्स में। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, लेकिन हम तो वही रहते हैं ना। सही है। वैसे ही आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है, पर खुद आत्मा कभी खत्म नहीं होती। ये सुनने में तो काफी गहरा लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक फिलॉसफी है या इसका कोई और आधार भी है? नहीं, सोर्स सिर्फ इसे दार्शनिक विचार की तरह नहीं रखता। वो इसे समझाने के लिए कुछ वैज्ञानिक लगने वाले तर्क और अलग-अलग शास्त्रों के प्रमाण भी देता है। वैज्ञानिक तर्क आत्मा के लिए? ये कैसे? हाँ, देखिए, सोर्स कुछ दिलचस्प बातें सामने रखता है। हाँ। पहली चीज वो बताता है नियर डेथ एक्सपीरियंस, यानी एनडीईज के बारे में। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। लोग बताते हैं कि मरने के करीब पहुंचकर जब वापस आए। बिल्कुल। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को बाहर से देखा, जैसे वो ऑपरेशन टेबल पर हैं और वो खुद छत के पास से सब देख रहे हैं। तो सोर्स कहता है कि ये इस बात का इशारा है कि देखने वाला, अनुभव करने वाला मैं, वो इस शरीर से अलग है। अच्छा, ये एक पॉइंट हुआ। और दूसरा तर्क वो साइंस के एक नियम पर आधारित करते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि एनर्जी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती है। एग्जैक्टली। तो सोर्स कहता है कि आत्मा भी चेतना की एक ऊर्जा है, एक ऐसी एनर्जी जो अविनाशी है, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। मतलब चेतना या कॉन्शियसनेस वो सिर्फ ब्रेन की एक्टिविटी नहीं, बल्कि एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है। सोर्स का तो यही कहना है, और वो सिर्फ साइंस ही नहीं, शास्त्रों का भी हवाला देता है। किन शास्त्रों का जिक्र है? जैसे भगवद गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, अध्याय 2 का 20वां श्लोक, न जायते म्रियते वा कदाचन। हाँ, कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। बिल्कुल। इसी तरह कठोपनिषद में भी कहा गया है कि आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। शरीर के मरने पर भी वो नहीं मरती। सोर्स शिव पुराण का भी जिक्र करता है, जहां कहा गया है कि सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं, अनंत हैं। उनका शुरू तो है, पर अंत नहीं। तो ये विचार कि आत्मा परमानेंट है और शरीर टेम्पररी, ये बहुत पुराने ग्रंथों में भी मिलता है। जी हाँ, ये कोई नया विचार नहीं है। इसे और आसानी से समझने के लिए सोर्स में एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, गाड़ी और ड्राइवर का। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण है कि शरीर एक गाड़ी की तरह है और आत्मा उसे चलाने वाला ड्राइवर है। गाड़ी खुद नहीं चलती, ड्राइवर चलाता है, कंट्रोल करता है। बिल्कुल। वैसे ही हमारी आंखें, कान, दिमाग, ये सब क्या है? गाड़ी के पार्ट्स जैसे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आंखें कैमरे की तरह, कान माइक की तरह।
हाँ, और दिमाग शायद कंप्यूटर की तरह जो प्रोसेस करता है। लेकिन इन सब के जरिए देख कौन रहा है, सुन कौन रहा है, सोच कौन रहा है? वो अनुभव करने वाला मैं। वही मैं, आत्मा है सोर्स के अनुसार। लेकिन ये आत्मा सिर्फ देखती सुनती ही है या इसके अपने कोई फंक्शन भी हैं? बहुत अच्छा सवाल। सोर्स कहता है कि ये आत्मा सिर्फ एक पैसिव ऑब्जर्वर नहीं है, इसकी अपनी 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, फैकल्टीज कह सकते हैं। 3 शक्तियां। हाँ, जिनके जरिए ये आत्मा सोचती है, फैसला लेती है और अपने कर्मों का हिसाब रखती है। ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, कौन सी है ये 3 शक्तियां और ये काम कैसे करती हैं? देखिए, पहली शक्ति है मन। मन। इसे सोर्स में विचारों, संकल्पों और भावनाओं का कारखाना कहा गया है, फैक्ट्री। विचारों की फैक्ट्री। हाँ, यहीं से सब सोचने का काम, कल्पना करना, महसूस करना, ये सब शुरू होता है। जिसे मुझे पानी पीना है, कल क्या करना है, मुझे दुख हो रहा है, ये सब मन की उपज है। मन लगातार सोचता रहता है। हाँ, लगातार, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। इसे आप एक तरह का थॉट जनरेटर समझ सकते हैं। साइकोलॉजी भी तो यही मानती है कि हमारे विचार ही हमारी फीलिंग्स और एक्शन को शेप देते हैं। और सोर्स कहता है मन बहुत चंचल है, बिल्कुल, बहुत तेजी से भागता है। ठीक है, तो मन हुआ विचारों का सोर्स। हाँ। दूसरी शक्ति? दूसरी शक्ति है बुद्धि। इंटेलेक्ट। बुद्धि ये आत्मा का वो हिस्सा है जो तर्क करता है, विश्लेषण करता है और सबसे जरूरी फैसला लेता है, डिसीजन मेकिंग पावर। मतलब मन में जो विचार आया, बुद्धि उसे जांचती है। हाँ। ये सही है या गलत, ये करना चाहिए या नहीं, इसका नतीजा क्या होगा। जैसे सोर्स का उदाहरण था, मन में ख्याल आया किसी की चीज चुराने का, लेकिन बुद्धि ने फौरन एनालाइज किया, नहीं ये गलत है, ये पाप है, इसका अंजाम बुरा होगा, और उसने उस विचार को एक्शन बनने से रोक दिया। तो बुद्धि एक तरह से जज की तरह है या आत्मा का सीईओ कह सकते हैं। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो जैसे हमारे ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एनालिसिस और डिसीजन में मदद करता है, लेकिन सोर्स कहता है असली ताकत आत्मा की बुद्धि में है। अच्छा, मन ने सोचा, बुद्धि ने फैसला लिया। अब तीसरी शक्ति, ये भी बहुत जरूरी बताई आपने। जी हाँ, तीसरी और बहुत बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है संस्कार। इम्प्रेशंस, हैबिट्स। संस्कार। इसे आप आत्मा की हार्ड डिस्क समझ लीजिए, या रिकॉर्डिंग चिप। हार्ड डिस्क मतलब हम जो भी करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं या शरीर से करते हैं, उसकी एक गहरी छाप, एक रिकॉर्डिंग आत्मा पर होती जाती है। हर कर्म की। और जब हम एक ही तरह का काम बार बार करते हैं तो वो छाप गहरी होती जाती है, और वही हमारी आदत, हमारा स्वभाव, हमारी पर्सनालिटी बन जाती है। अच्छा, तो आदतें और स्वभाव संस्कारों से बनते हैं? हाँ, सोर्स यही कहता है। जैसे अगर कोई बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है तो हो सकता है उसके पिछले जन्मों के क्रोध के संस्कार गहरे पड़े हों, और अच्छे कर्मों से अच्छे संस्कार बनते हैं। ये एक तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न जैसा है, लेकिन सोर्स कहता है ये जन्मों जन्मांतर तक साथ चलते हैं। वाह, मन, बुद्धि और संस्कार, ये तो आत्मा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम लग रहा है। बिल्कुल, इसी से आत्मा फंक्शन करती है। तो फिर शरीर का क्या रोल है सब में, अगर आत्मा ही सब कर रही है? शरीर सोर्स के अनुसार इन सूक्ष्म शक्तियों के ऑर्डर्स को बाहर की दुनिया में एक्शन में लाने का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक साधन। जैसे ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील, ब्रेक, एक्सेलरेटर यूज करके गाड़ी चलाता है, वैसे ही आत्मा दिमाग, सेंस ऑर्गन्स, आंख, कान वगैरह और हाथ पैर यूज करके कर्म करती है। तो शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं? बिल्कुल, जड़ है, निष्क्रिय। जैसे ही ड्राइवर गाड़ी से उतर जाए, गाड़ी वहीं खड़ी रह जाती है, वैसे ही जब आत्मा शरीर छोड़ देती है, शरीर काम करना बंद कर देता है। ये तो बहुत साफ तरीके से समझाया गया। तो हमारे कर्मों का पूरा साइकिल ऐसे ही चलता है, मन सोचता है, बुद्धि फैसला लेती है, संस्कार बनते हैं, और शरीर से कर्म होता है। हाँ। यही है कर्म का प्रवाह या कर्म चक्र। अच्छा। 1, मन में विचार आया। 2, बुद्धि ने तय किया करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। 3, उस फैसले और कर्म से संस्कार बना या बदला, और फिर शरीर ने वो काम किया। यही कर्म फिलॉसफी का बेस है। जैसे कर्म वैसे संस्कार, और जैसे संस्कार वैसे ही हमारे भविष्य के विचार, कर्म और परिस्थितियां बनती हैं। ये तो काफी गहरा है। और इससे ये सवाल उठता है कि अगर हमारे आज के काम और सोच हमारे कल को बना रहे हैं, हाँ, तो क्या सिर्फ ये जान लेने से कि मैं आत्मा हूँ और ये 3 शक्तियां काम करती हैं, कोई प्रैक्टिकल फर्क पड़ता है जिंदगी में? बिल्कुल, और सोर्स इसी बात पर बहुत जोर देता है। ये ज्ञान सिर्फ जानने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपनाने के,
मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस करने के बहुत फायदे हैं। सच में? हाँ, सोर्स इसके मेंटल, फिजिकल, सोशल, यहाँ तक कि एनवायरमेंटल फायदे भी गिनाता है और कुछ के लिए तो साइंटिफिक स्टडीज का भी हवाला देता है। अरे वाह, साइंटिफिक फायदे भी। चलिए पहले मानसिक फायदों की बात करते हैं। खुद को आत्मा समझने से मन को क्या लाभ होता है? सोर्स बताता है कि जब हम रोज ये प्रैक्टिस करते हैं कि मैं ये शरीर नहीं, मैं डॉक्टर या इंजीनियर नहीं, मैं सिर्फ एक शांत, स्थिर आत्मा हूं, तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। सोर्स हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड जैसी जगहों की रिसर्च का जिक्र करता है जो दिखाती हैं कि मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है। तनाव कम होता है? हाँ, और जब मैं और मेरा का भाव कम होता है मतलब अहंकार घटता है, क्योंकि आत्मा का तो कुछ अपना परमानेंट है नहीं, तो गुस्सा, जलन, लालच, डर, ये नेगेटिव भावनाएं अपने आप कम होने लगती हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है। और सोचने में भी कोई फर्क पड़ता है? विचारों में क्लैरिटी? बिल्कुल। जब मन शांत होता है, फालतू के विचार कम चलते हैं, तो बुद्धि ज्यादा साफ सोच पाती है। जैसे शांत पानी में सब साफ दिखता है ना, हाँ। वैसे ही शांत मन में सही गलत का फैसला करना आसान हो जाता है। सोर्स ये भी कहता है कि इससे ब्रेन का वो हिस्सा जो डर और चिंता को कंट्रोल करता है, एमिगडाला, वो कम एक्टिव होता है, तो एंग्जाइटी, घबराहट कम होती है। मतलब मन शांत और साफ हो जाता है। बिल्कुल, मेंटल पीस और क्लैरिटी। ये तो हुए मानसिक फायदे, पर क्या शरीर पर भी इसका असर होता है, तन पर? जरूर, मन और तन तो जुड़े हैं ना। सोर्स कहता है कि जब मन शांत और पॉजिटिव होता है तो बॉडी में फील गुड केमिकल्स निकलते हैं, एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन। हाँ, सुना है। ये केमिकल्स हमारी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाते हैं। और कई स्टडीज ने यह भी दिखाया है कि रेगुलर मेडिटेशन और खुद पर ध्यान देने से हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट नॉर्मल होते हैं, तो दिल के लिए भी अच्छा है। सोर्स में एक और इंटरेस्टिंग बात लिखी थी, सेल्यूलर लेवल पर हीलिंग की। वो क्या है? हाँ, उसका मतलब है कि लगातार स्ट्रेस से हमारे डीएनए के एंड्स पर जो प्रोटेक्टिव कैप्स होते हैं, टेलोमेयर्स, वो छोटे हो जाते हैं। इससे सेल्स जल्दी बूढ़े होते हैं। अच्छा। तो जब हम आत्मचिंतन से तनाव मुक्त रहते हैं तो ये प्रोसेस धीमा हो सकता है, यानी सेल्स की रिपेयर होती है और एजिंग प्रोसेस स्लो हो सकता है। और एक और बात, सोर्स दावा करता है कि जब इंसान आत्मा के रूप में अपनी शांति और प्योरिटी महसूस करता है तो ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम बैलेंस होता है। रिवॉर्ड सिस्टम? हाँ, जो हमें खुशी महसूस कराता है। जब वो अंदर से संतुष्ट होता है तो बाहरी चीजों पर डिपेंडेंसी कम होती है, जैसे नशे की आदत, सिगरेट, शराब या ओवर ईटिंग। इन आदतों से निकलने में मदद मिल सकती है। अरे वाह, मतलब मन को साधो तो तन अपने आप सधता है। काफी हद तक। ये तो हुए पर्सनल फायदे। क्या इसका असर हमारे रिश्तों पर, समाज पर भी पड़ता है? हाँ, सोर्स इस पर भी रोशनी डालता है। जरा सोचिए, अगर हम खुद को और सामने वाले को भी शरीर या उसके लेबल से ना देखें कि ये किस जाति का है, धर्म का है, मर्द है या औरत, बड़ा अफसर है या छोटा कर्मचारी, बल्कि सिर्फ एक आत्मा के रूप में देखें, तो क्या होगा? भेदभाव कम होगा शायद। बिल्कुल। नफरत, जलन कम होगी, रिस्पेक्ट और सहानुभूति बढ़ेगी। तो रिश्ते अपने आप बेहतर और गहरे होंगे। और अगर ज्यादा लोग ऐसा सोचने लगें तो समाज पर क्या असर होगा? सोर्स का मानना है कि जब ज्यादा लोग सेल्फ अवेयर होकर शांति और प्यार की प्रैक्टिस करते हैं तो समाज की जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उसका लेवल ऊपर उठता है। सामूहिक चेतना। हाँ, इससे गुस्सा, नफरत, हिंसा कम हो सकती है और एक ज्यादा पीसफुल, टॉलरेंट समाज बन सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। सोर्स तो यहाँ तक कहता है कि शांत विचारों और वाइब्रेशंस का असर सिर्फ इंसानों पर नहीं, प्रकृति पर भी पड़ता है। पेड़ पौधों पर, पानी पर, हवा पर भी। सच में? प्रकृति पर भी? हाँ, जैसे शांति और प्यार के वाइब्रेशन से नेचर भी हील होती है, पोषित होती है। ये तो कमाल है। मतलब पर्सनल शांति से लेकर वर्ल्ड पीस और नेचर हीलिंग तक। क्या सोर्स इन सब बातों को किसी साइंटिफिक नजरिए से भी संक्षेप में समझाता है? हाँ, कुछ मुख्य पॉइंट्स वो रखता है ताकि ये बातें सिर्फ भरोसे या आस्था की ना लगे। जैसे पहला, क्वांटम फिजिक्स का ऊर्जा संरक्षण नियम, एनर्जी नष्ट नहीं होती, आत्मा को ऐसी ही एक अविनाशी चेतन ऊर्जा माना जा सकता है। दूसरा, न्यूरोसाइंस, रिसर्च बताती है कि ध्यान से ब्रेन का स्ट्रक्चर बदल सकता है, न्यूरोप्लास्टी। सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, जो फोकस, विल पावर, डिसीजन के लिए जरूरी है। अच्छा। और तीसरा, साइकोलॉजी, आत्मचेतना से डिटैचमेंट या अनासक्ति आती है, मतलब हम परिस्थितियों से कम हिलते हैं। इससे स्ट्रेस कम होता है और मुश्किलों का सामना करने की ताकत बढ़ती है। बहुत खूब। तो अगर हम आज की सारी बातचीत का निचोड़ निकालें, सार निकालें, तो मेन मैसेज क्या है?
मेन मैसेज बहुत सीधा और गहरा है। रोज थोड़ा समय निकालकर ये सोचना, ये महसूस करना कि मैं एक शरीर नहीं हूं, मैं एक शांत, शक्तिशाली, पवित्र आत्मा हूं। ये प्रैक्टिस हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। कैसे? इससे न सिर्फ हमारा मन शांत होगा, बुद्धि साफ होगी, बल्कि शरीर भी हेल्दी रहेगा, रिश्ते सुधरेंगे और हम अपने आसपास एक बेहतर दुनिया बनाने में भी मदद कर सकेंगे। सोर्स में ब्रह्मा बाबा का एक कोट भी था शायद। हाँ, बहुत सुंदर। आत्म अभिमानी बन जाओ तो सब रोग शोक मिट जाएंगे। आत्मा अभिमानी मतलब अपनी आत्मिक स्थिति में टिक जाओ, खुद को आत्मा समझो। सोर्स कहता है यही सारे दुखों का इलाज है। तो अपनी असली पहचान जानना सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है? नहीं, ये जीने का एक तरीका है, बेहतर जिंदगी के लिए एक प्रैक्टिकल टूल है। चलिए, तो आज की इस गहरी चर्चा के जो मुख्य पॉइंट्स निकले उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हाँ। पहली बात, सोर्स के हिसाब से हमारी असली पहचान ये शरीर नहीं बल्कि एक सूक्ष्म चेतन ऊर्जा है, आत्मा। बिल्कुल। दूसरी बात, यह आत्मा हमेशा रहने वाली है, अजर अमर अविनाशी, जबकि शरीर वो बदलता रहता है, खत्म हो जाता है। सही। और तीसरी और शायद सबसे काम की बात कि असली खुशी और शांति बाहर की चीजों में नहीं है, वो खुद को आत्मा समझने में और अपने अंदर की शक्तियों, मन, बुद्धि, संस्कार को सही तरह से इस्तेमाल करने में है। एकदम सही कहा आपने। और जाते ही जाते मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा सोचने के लिए। जरूर। अगर हम सच में ये मान लें और महसूस करने लगें कि हम सब, मैं, आप और हमारे आसपास हर कोई असल में आत्माएं हैं, बस अलग अलग शरीर के कपड़े पहने हुए, तो ये समझ हमारे रोज के व्यवहार को, हमारे रिश्तों को और दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को कैसे बदल सकती है। ये सोचने वाली बात है। आखिर जिंदगी की इस गाड़ी को चलाते हुए अगर हम अंदर बैठे असली ड्राइवर को पहचान लें, उसकी ताकत को समझ लें, तो ये सफर कितना अलग, कितना बेहतर हो सकता है। बहुत गहरा सवाल छोड़ा है आपने सोचने के लिए। तो आज की ये चर्चा ब्रह्मा कुमारीज के 7 दिवसीय कोर्स के पहले दिन की सामग्री मैं कौन हूं पर आधारित थी। खुद को जानने की इस महत्वपूर्ण यात्रा के पहले पड़ाव पर आज हम यहीं रुकते हैं।